दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 30 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि जापान कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो 2050 तक जापान शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। यह घोषणा की गई है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के द्वारा। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सहयोग किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट और NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए सहयोग किया है। इसका लक्ष्य है अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट 70 घंटे की पाठ्यक्रम सामग्री को तैयार करेगा और उसको फ्री में उपलब्ध कराएगा। ठीक है। किस संस्थान ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है। ठीक है। इसी तरीके की मैसेजिंग एप्लीकेशन है जैसे आपकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम है। तो जो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है इसको विकसित किसने किया है? भारतीय सेना ने। ठीक है। भारतीय सेना के यूज़ के लिए ही है ये। इसका उद्देश्य है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करना। तो आपको याद रखना है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की गई है भारतीय सेना के द्वारा। इसमें उसी तरह की फैसिलिटीज़ हैं जैसे आप चैटिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं, साथ में वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम की कंपैरिजन में तुलना में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सुरक्षित है। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो धरनी पोर्टल किसके लिए है? भूमि और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना भूमि पंजीकरण और संपत्ति पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सर्विस IT सर्विसेज का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पोर्टल में यदि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे भूमि और संपत्ति की खरीदारी या बिक्री करते हो तेलंगाना में, और आप उस ट्रांजैक्शन को धरनी पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे तो उस तरह के किसी भी ट्रांजैक्शन को अवैध माना जाएगा। ठीक है। तो वैध तभी रहेगा जब आप के द्वारा जो भी भूमि और संपत्ति की खरीद बिक्री की गई है उसे आप धरनी पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो इससे धोखाधड़ी बचेगी काफ़ी हद तक और एक डेटाबेस तैयार रहेगा गवर्नमेंट के पास भी। किस राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल को शुरू किया है, जिसके तहत जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो सुमंगल पोर्टल किससे संबंधित है? अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 2.5 लाख रुपीस। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने नासा के साथ किस वर्ष निसार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? निसार उपग्रह का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा नासा और इसरो के ज्वाइंट वेंचर द्वारा 2022 में। ठीक है। इस उपग्रह का उद्देश्य है जो भी अंतरिक्ष में मलबा है, ठीक है, मलबा अंतरिक्ष में कैसे पहुंचता है? मान लीजिए कोई सैटेलाइट अब काम नहीं कर रही है, वो बेकार हो चुकी है, तो उसको वापस तो धरती पे लाते नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाती है? मलबा बन जाती है। तो इस तरह के मलबे पर नज़र रखी जाएगी ताकि ये मलबा जो अभी प्रयोग में सैटेलाइट वहाँ पे हैं उनको किसी प्रकार से क्षति तो नहीं पहुँचा रही हैं। इन सब पे निसार उपग्रह द्वारा नज़र रखी जाएगी। ठीक है। तो निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा इसरो और नासा के ज्वाइंट वेंचर द्वारा 2022 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फेनी पुल भारत को किस देश के साथ जोड़ेगा? तो फेनी पुल जोड़ेगा भारत और बांग्लादेश को। इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। ठीक है। यह पुल बांग्लादेश में रामगढ़ को और भारत के सबरूम को जोड़ेगा। याद रखिएगा, भारत के सबरूम को जोड़ेगा बांग्लादेश के रामगढ़ से। ठीक है। लंबाई याद रखनी है 1.8 किलोमीटर। किस देश को जोड़ रहा है फेनी पुल? भारत और बांग्लादेश को। किस संस्थान ने स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए ASI
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ASI और IIT कानपुर के साथ। इसमें इटली के 2 संस्थान और भी शामिल हैं, ठीक है। इटली के 2 संस्थानों ने भी स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये अटैच है। इसकी स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। किस संस्था को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है वैश्विक हिमालयन अभियान को, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक हिमालयन वैश्विक अभियान पर्यटन और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दूरस्थ समुदायों को सौर ऊर्जा पहुंचाने में मदद करता है और इस तरह का काम करने वाला ये विश्व का पहला अभियान है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है वैश्विक हिमालयन अभियान को। इसको शुरू किया गया था कब? 2013 में। किसके लिए? जो दूरस्थ समुदाय हैं उनको सौर ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है सरबप्रीत सिंह के द्वारा। 1984 में जो सिख नरसंहार हुए थे उसी पर आधारित है। इसमें कुछ लघु कथाएं, कुछ विरोधाभास और उनका आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। तीनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? आपके विकल्प हैं 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक, या इनमें से कोई नहीं। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जो किया जाता है वह किसको श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत में लंबे समय तक सेवारत बैंक CEO के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो आपके विकल्प हैं आदित्य पुरी, आदित्य त्यागी, आदित्य वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस बैंक से ये सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। स्टार्टअप सेस्केन मेडिटेक किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है? आपके विकल्प हैं ओरल कैंसर, पथरी, कोविड-19 या TB। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टअप सेस्केन मेडिटेक का नाम याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसने किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला स्टार्टअप बन गया है। अब पिछले प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। इन प्रश्नों का सबसे पहले सही सटीक जवाब खुशबू राय जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं, किस संस्था ने संपर्क रहित कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवाल शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ IAS हैकाथन का आयोजन किया? तो भारत से अटल इनोवेशन मिशन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथन का आयोजन किया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया है? सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया है भारत ने, ठीक है। रिपोर्ट कौन सी है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में PM 2.5 वायु प्रदूषण लगातार 2010 से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो भी हम इसको रोकथाम के लिए उपाय कर रहे हैं वे नाकाफ़ी हैं। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।